नमस्कार। कोविड ओपीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत कर एक पहल की है और इसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ चोइथराम अस्पताल के डॉक्टर आनंद सांघी जुड़ रहे हैं, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर सांघी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज ओपीडी में। आपका आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर आनंद, सबसे पहले हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि अनलॉक की सिचुएशन अब आ रही है, क्या एहतियात बरतने की जरूरत है और किन चीजों का पालन फिलहाल करना चाहिए ताकि संक्रमण से जो लोग अभी तक बचे हुए इन्फेक्शन से वो आगे भी बचे रहे। कि हम पिछले विगत 2 वर्षों से इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो इसका एक ही यूनिवर्सल उपाय है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मास्क पहनना बहुत जरूरी है और वो भी मास्क नाक के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये हमें समझना बहुत जरूरी होगा कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में 2 ही रास्तों से एंट्री करता है, एक तो मुंह से या फिर नाक से। तो अगर हमने ये दोनों चीजों को प्रोटेक्ट कर लिया तो 90 से 95% हम कोरोना को हम अपने घर में आने का न्योता नहीं दे पाएंगे। और यही चीज हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो भी इसका पालन करें, क्योंकि अब जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाली महामारी कोरोना की जो तीसरी लहर संभावित वो बच्चों में आ सकती है। इसीलिए सबको ट्रेन करें, खुद भी ट्रेंड हो, आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। मास्क को ठीक से नाक के ऊपर पहने और भीड़ में जाने से बचें, बहुत जरूरी है, तभी घर से बाहर निकले। बिल्कुल डॉक्टर नानन, इसके अलावा जो खास तौर पर एहतियात बरतने की उन लोगों को भी क्या जरूरत है जो लोग इस समय बीमार चल रहे हैं या किसी और बीमारी से पीड़ित हैं, इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई इशू उनको है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कोई दिक्कत है, उन लोगों को किस तरह से एहतियात बरतना होगा? देखिए, जो ये कोरोना बीमारी है ये बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो जो लोग जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनके लिए ड्यू है, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, वो विशेष तौर से खास तौर से इसका ध्यान रखें। हालांकि ये लोग घर से बाहर नहीं निकलते, बट जो घर के अर्निंग मेंबर्स होते हैं वो बाहर जाते हैं और उनके थ्रू कोरोना इनमें आता है। तो मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि जो भी मेंबर्स घर से बाहर जा रहे हैं वो मास्क पहने, मास्क को नाक के ऊपर पहने, क्योंकि अब जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना से वो तो बाहर जा नहीं रहे। तो बाहर कौन जा रहा है? जो काम कर रहा है, घर का अर्निंग मेंबर बाहर जा रहा है। तो ध्यान उन्हें रखना है, वही कैरियर बन रहे हैं और वही परिवारों में कोरोना ला रहे हैं। बिल्कुल। और आपको माँ बाप और बुजुर्ग व्यक्तियों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ये बीमारी बहुत ही घातक है। ये कब किस रूप में किसको इन्फेक्ट करेगी, क्या सीवियरिटी देगी, ये कुछ नहीं कह सकता, इसलिए सबको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी लोगों के मन में भरम बना हुआ है, खास करके जो रूरल एरियाज हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं। लगातार रोजाना 2-4 जगहों से ऐसी खबरें सामने आती है कि फला गांव में लोग वैक्सीनेशन से डरकर नदी के किनारे चले गए, वैक्सीन नहीं लगवाने की बात की, किसी ने नारेबाजी की। ये कितना घातक हो सकता है, और खास करके जब तीसरी वेव की बात कही जा रही है उस समय वैक्सीनेशन कितना जरूरी है? देखिए, मैं आपके माध्यम से जनता को ये अपील करना चाहता हूं और ये जागरूकता फैलाना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है कोरोना वायरस से इस युद्ध को जीतने के लिए। वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन पे भरोसा रखें। मैं पिछले 2 साल से कोरोना के मरीजों का इलाज चोइथराम हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। काफी सीरियस पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है, यहाँ का मैं आईसीयू इंचार्ज हूँ। तो जो मैंने देखा है, जो वैक्सीन जिनको लगा है उसमें उसकी एफिकेसी 80% है। मतलब अगर किसी को वैक्सीन लगी है तो 80% मरीजों में कोरोना से बचाव आपको मिलेगा। जो 20% पेशेंट हैं, जो लोग हैं जिनको अगर मान लीजिए वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना होता है, तो उनमें माइल्ड टाइप का डिजीज देखा गया है। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब मरीजों को मैंने ट्रीट किया है। वैक्सीन लगने के बाद भी लोग आए हैं, लेकिन बहुत ही माइल्ड टाइप की बीमारी से आए हैं। कईयों को तो हमने घर पे ही ट्रीट कर दिया है। तो मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, जो भी भ्रांतियां वैक्सीनेशन के विरुद्ध चल रही है, कृपया करके उस पर भरोसा ना करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कैंपेन चलाया जा रहा है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में कैंपेन चलाया जा रहा है, उनको विश्वास रखें। वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। वैक्सीनेशन के 2 डोज लेना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद आदमी को लगता है कि मैं अजय अमर हो गया हूं। ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन जब लगता है तो उसके 3 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी बनती है। तो आपको अपना मास्क पहनना भूलना नहीं है, उसको पहनना बहुत जरूरी है, और नाक के ऊपर पहनना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल सही ढंग से मास्क पहनने जरूरी है। सुजीत सिंह एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत जी बहुत स्वागत है, पूछिए सर सवाल। सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी सपोज देना कि लॉकडाउन में हम लोग बाहर नहीं जा रहे जी हैं, अगर बाहर का पर्सन मैकेनिक वगैरह घर पे कुछ आता है, अगर किसी चीज को वो छूता है जी तो वहाँ पे कोरोना वायरस के सिम्टम्स के रहने के कितने दिन तक के चांसेस रहते हैं कि वहाँ से वो कोरोना वायरस कितने दिन तक रहेगा, अगर उस सरफेस को हम देख ना पाए या उसको हम सैनिटाइज ना कर पाए। जी उससे बचने के लिए मेरे को पूछना चाहना है आप। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से काफी सारे मेंटेनेंस ड्यू हैं। जब भी कोई बाहर का व्यक्ति घर पे आता है, सबसे पहले उसके जूते बाहर ही खुलवाएं, घर के अंदर जूतों के साथ और मोजों के साथ प्रवेश ना करवाएं उनका। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कोरोना वायरस थूक के जरिए होता है। जो थूक मुंह से निकलती है वो जमीन पे टच होती है, तो जूते और मोजे उनके बाहर खुलवाएं घर के बाहर, नंबर 1। दूसरा, उनके हाथों को बाहर ही सैनिटाइज करवाएं, घर के बाहर ही आप गेट के पास ही अपनी सैनिटाइजर की बोतल रखें और उनको घर के प्रवेश से पहले ही हाथ को सैनिटाइज करवाएं। तीसरा और सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट, उनका मास्क नाक के ऊपर होना चाहिए। किसी भी रूप में किसी भी समय मास्क नाक के नीचे नहीं आना चाहिए। ये आपको स्ट्रिक्टनेस फॉलो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद एक बार जब हाथ सैनिटाइज हो गया, अगर आपके घर में व्यवस्था है तो साबुन से हाथ धुलवाएं, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। साबुन बेस्ट उपाय है इसका, अगर साबुन से उन्होंने हाथ धोया। उसके बाद वो किसी भी चीज को टच करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके हाथ सैनिटाइज हो चुके हैं और मुंह पे मास्क है, वो भी नाक के ऊपर होना चाहिए। अगर ये वो फॉलो कर रहे हैं, जूते मोजे बाहर उतरवाएं, तो आप के घर में कोरोना प्रवेश नहीं करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुजीत जी सवाल के लिए। उम्मीद है आपको इससे बेहतर जवाब नहीं मिल पाएगा जितने बारीक और हर तथ्य से डॉक्टर ने आपको रूबरू कराया। इसके अलावा डॉक्टर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार केसेस कॉम्प्लिकेशंस वाले आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस आ रहे हैं, उनके पीछे बुनियादी कारण भी क्या कोई रहा? क्या लोग, देखिए अगर, हाँ बिल्कुल कहें सर। देखिए, अगर हम पिछले साल की वेव से इस साल की सेकंड वेव को फर्स्ट वेव से कंपेयर करें, तो डेफिनेटली ये जो वेरिएंट है पिछले साल की तुलना में तो काफी घातक है, जो हमने देखा गया है। इसमें सिम्टम्स भी थोड़े से अलग टाइप का प्रेजेंटेशन पेशेंट का आ रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि अगर आपको बुखार आता है तो आप कृपया करके डॉक्टर से परामर्श लें, घर में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बीमारी कब किस फॉर्म में रौद्र रूप ले लेगी कोई नहीं जानता। डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपका इलाज समय से स्टार्ट हो सके। डॉक्टर सांगी अभी घातक हो जी। जा रही है, जहां पर लोग टेस्टिंग से बचकर खुद ही इलाज करने लगते हैं या फिर मेडिकल से जाकर दवाइयां ले लेते हैं। ऐसे केसेस भी क्या सामने आ रहे हैं? जिस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स के बहुत ज्यादा मार्केट में, हर बच्चे से आप पूछेंगे तो वो कोरोना की खुद ही दवाई बता देता है। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल फॉलो ना करें, क्योंकि कोरोना एक वायरल बीमारी है। इसके विरुद्ध सिर्फ एंटीवायरल ड्रग ही काम करती है, जो काफी सारे प्रिस्क्रिप्शन मैं देखता हूँ वो प्रिस्क्रिप्शन हम फॉलो नहीं करते हैं, हम आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो कृपया करके खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर से फोन पे परामर्श ले लें, क्लिनिक पे जाएं, अगर क्लिनिक पे नहीं जा सकते तो फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के बगैर दवाई लेना आपके लिए घातक हो सकता है। इसी कारण हमने देखे हैं काफी केसेस सीवियर टाइप के हमारे को मिल रहे हैं, क्योंकि वो शरीर स्टेबल रहते हैं और लेटर ऑन जब वो फर्स्ट वीक से सेकंड वीक में प्रवेश करती है बीमारी, तो एकदम घातक रूप ले लेती है। और बिल्कुल, हाइपोक्सिया के बारे में भी डॉक्टर आपसे समझेंगे कि कितना जरूरी है खुद को मॉनिटर करना, खास करके युवाओं में। लेकिन एक कॉलर मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी बहुत स्वागत है आपका ओपीडी में। सर सवाल पूछिए, डॉक्टर सांगी आपके साथ जुड़े हुए। डॉक्टर मेरा आपसे एक सवाल है। जी मनोज जी सवाल पूछिए। डॉक्टर बाई चांस मैं मार्केट जाता हूँ और मार्केट से कुछ सामान वगैरह लेके आता हूँ, तो हो सकता है मैंने कोई कोरोना वाला सरफेस मैंने छू लिया हो हाथ से, उसके बाद फिर मैं घर आता हूँ तो घर पे बाई चांस मैं हाथ सैनिटाइज करना भूल जाऊं या हाथ साबुन से धोना भूल जाऊं, और गलती से मैं घर में प्रवेश करके लोहे का हैंडल वगैरह घर में छू लूं या कांच वगैरह का सरफेस या लकड़ी का सरफेस छू लूं, तो उस पर कोरोना वायरस कब तक रह सकता है? अगर हम उसे साफ ना करें तो मैं खाली ये जानना हूं उस पर सरफेस पे कितने दिन तक रहेगा, खाली ये बता दीजिए। हमको सब कुछ करना है, हम जानते हैं कि हमको साफ करना है, सब कुछ करना है। ठीक है मनोज जी, आपका सवाल डॉक्टर सांगी समझ गए बिल्कुल, कि सरफेस पर कितने अलग अलग सरफेस पे अलग अलग समय तक वायरस रहता है। जब पिछले साल जब वायरस आया था और बीमारी नहीं थी तो बहुत सारी जानकारियां निकल के आई, बट जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता गया, मोर एंड मोर रिसर्च होने लगी,
तो अब इससे ये सिद्ध हो चुका है कि सरफेस ट्रांसमिशन वायरस का बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमें अपने प्रिकॉशंस लेना ही है। जो भी है हम उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से फॉलो करें। अगर आप घर में आते हैं, सैनिटाइज नहीं करते हैं, किसी चीज को छू लेते हैं, तो जैसे ही आपको याद आए कि अरे मैंने हाथ नहीं धोए, तो इमीडिएटली हाथ धो के उस एरिया को सैनिटाइज कर दें, और ताकि आपको वो वायरस कहीं ट्रांसमिट ना हो सके। डेफिनेटली सरफेस ट्रांसमिशन का अभी जो रिसर्च पेपर्स में निकल के आया है कि काफी कम है, सरफेस टू सरफेस ट्रांसमिशन ये काफी कम होता है। डेफिनेटली ये आपके जो धूप है, जो आपकी हवा है, जो आपकी सांस है, उसी से ज्यादा फैलता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले मास्क पे ही फोकस करना है। सरफेस ट्रांसमिशन अभी विद रिसर्च हमें कम पाया गया है, लेकिन डेफिनेटली हमें अपनी जागरूकता बना के रखनी है। अगर कुछ सामान लाते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए आप बाहर ही छोड़ दें, कम से कम 6-8 घंटा छोड़ने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल मनोज जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज ओपीडी में कॉल करने के लिए। डॉक्टर सांगी, ये भी समझना चाहेंगे कि हम लगातार जागरूकता की बातें कही जा रहे हैं, लोगों की लापरवाही से नतीजा भी हमने देखा। पहली वेव पर काबू पाने के बावजूद अगर सेकंड वेव आई तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी थी। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर सांगी, क्या एहतियात हैं अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए? अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जा सकता है, चाहे वो बच्चों के लिए हो, युवाओं के लिए हो और फिर बुजुर्गों के लिए? देखिए, जब इंसान ये सोचने लगता है कि कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और उसी टाइम ये बीमारी वापस बाउंस बैक करती है। तो सबसे पहले हमें अपने हथियार नहीं डालने हैं, हमें हमेशा अपनी जागरूकता और अपने प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखने ही है, ताकि भले ही केस कम हो चाहे ज्यादा हो, नंबर 1। दूसरा, प्रिकॉशंस और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप रोज कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिए जी। अच्छा प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाएं, रोज सुबह व्यायाम करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, अगर पॉसिबल है सके तो सुबह का समय बहुत अच्छा है इसके लिए। नींद अच्छे से लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें और पौष्टिक खाना खाएं। देखिए, खाने भी 2 टाइप के होते हैं, एक प्लेन खाना, एक पौष्टिक खाना। हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन उसमें पौष्टिकता नहीं है। हमारे खाने में आप देखेंगे तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन का इंटेक बहुत कम है। पोहा, चावल, रोटी, ये गेहूं में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हमें प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बच्चों के लिए विशेष तौर से मैं ये बोलूंगा कि जितना कम हो सके उनको घर से बाहर निकालें। आजकल स्कूल वैसे ही बंद है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी बिल्डिंग अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो भी, अगर आप अपने बिल्डिंग अपार्टमेंट के कंपाउंड में भी जा रहे हैं तो भी मास्क लगा के जाएं। मैंने कई जगह देखा है कि लोग अपनी बिल्डिंग में घूमते हैं लेकिन मास्क नहीं लगाते, वो भी एक बहुत ही हानिकारक चीज है, बहुत ही घातक हो सकती है। बच्चे अपने कंपाउंड में साइकिल चलाते हैं लेकिन मास्क नहीं पहनते, क्योंकि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। आपने घर ला, आपको मास्क पहनना ही है। डॉक्टर सांगे, इसके अलावा जो हैप्पी हाइपोक्सिया का जिक्र हमने किया, ये क्या है दरअसल, और युवाओं में इसका असर ज्यादा क्यों दिख रहा है? क्या जो लापरवाही या फिर एज ग्रांटेड लेने वाली जो बातें होती हैं कि ठीक है हमें इस उम्र में नहीं होगा या हमें घातक नहीं हो सकता, क्या ये चीजें भी प्रिवेल हो रही हैं ज्यादातर युवाओं में? बिल्कुल। देखिए, जैसे कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, उसी प्रकार हमारा शरीर के लिए ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है। हमारा शरीर ऑक्सीजन से चलता है। जैसे कि आप देखें कि नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी भी मरीज का अगर हम चेक करें, किसी भी नॉर्मल आदमी का अगर हम चेक करें तो मोर देन 95% होता है। 95 से 100% के बीच में उसकी वैल्यू आती है। कोरोना बीमारी में क्या होता है कि जैसे ही आपको निमोनिया हुआ, लेकिन अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का है तो कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता आपके अंदर निमोनिया है। सिम्टम्स बहुत ही मामूली आते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते नहीं है, लेकिन हम ऑक्सीजन लेवल जब चेक करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे आता है। उसमें भी आदमी हंसता खेलता रहता है, उसको कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, उसको कोई सरदर्द नहीं होता कम ऑक्सीजन की वजह से। इसको हम एक हैप्पी हाइपोक्सिया टर्म देते हैं। जब आदमी रेस्ट कर रहा होता है तब सैचुरेशन नॉर्मल रहता है, जब आदमी वॉक करता है और कुछ एक्सरसाइज करता है तब उसका ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, तो उसको हम हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। यंग पेशेंट्स में हैप्पी हाइपोक्सिया इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनकी टॉलरेंस पावर अच्छी होती है एज कम्पेयर टू एल्डरली पीपल, इसीलिए उनका शरीर में रिजर्व ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो ऑक्सीजन लेवल को लंबे समय तक टॉलरेट करते हैं। और जब निमोनिया प्रोग्रेस कर जाता है और एक ऐसा लेवल आता है कि इसको ब्रेक करता है, तब वो सडनली डिटोरेट होते हैं। क्योंकि इस वे में हमने देखा है बहुत यंग पेशेंट्स आईसीयू में भर्ती हुए हैं, बहुत यंग पेशेंट्स की जान भी गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैप्पी हाइपोक्सिया, क्योंकि वो लेट प्रेजेंटर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी टॉलरेट करती है उस ऑक्सीजन लेवल को। इसीलिए जब भी अगर आपको फीवर आता है, देखिए आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, घर का खाना नहीं खा रहे, दूषित पानी नहीं पी रहे, तो अगर आपको फीवर आता है तो वो टाइफाइड नहीं है। ये फीवर को आपको कोविड ही मान के चलना है, क्योंकि हम कोविड एरा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं अभी। ये कोविड ही मान के चलना है, इसलिए डॉक्टरी परामर्श ले
कि जल्द से जल्द ये पकड़ में आए और इसका इलाज इमीडिएटली चालू हो। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है डॉक्टर, खास करके क्या मॉनिटरिंग के लिए वो चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो सैचुरेशन लेवल की बात की होम जाए, आइसोलेशन वालों से टेम्परेचर की बात की जाए? जी हाँ, होम आइसोलेशन वाले मरीजों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने हार्ट रेट, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन और अपना ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर इसका चार्ट बनाएं। देखिए, एक सिंगल रीडिंग से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपसे चार्ट मांगता है, हमें चार्ट देख के ही समझ में आता है कि उसकी ट्रेंडिंग क्या चल रही है। तो अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो डेट वाइज दिन में 3 से 4 बार उस चीज की चार्टिंग करें, जिसमें हार्ट रेट, पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर और अगर हो सके तो ब्लड प्रेशर। लेकिन टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट या हार्ट रेट इसको बोलते हैं, इसकी चार्टिंग करें। एक कॉपी पेन लें, कॉपी में इसकी चार्टिंग करें मरीज के नाम से। घर में आप अच्छा पौष्टिक खाएं और सबसे इम्पोर्टेंट है शरीर में पानी की कमी चाहिए। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ही है अनिवार्य रूप से, क्योंकि अगर हमें फीवर आता है तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है। मनुष्य का शरीर 90% पानी से ही बना हुआ है, इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर सांगी, क्या पोस्ट कोविड भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और ये मॉनिटरिंग करनी होगी, और अगर ऐसा है तो फिर कितने वक्त तक? पोस्ट कोविड भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड मरीजों की भी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। कोविड से तो मरीज ठीक हो रहा है, लेकिन पोस्ट कोविड फेज जो है वो अभी इस वेरिएंट में हमने देखा है कि बहुत ही क्रिटिकल मरीज आ रहे हैं, घर जाके उनको वापस फीवर आ रहा है। इसीलिए मैं जो पोस्ट कोविड जो घर जाके ठीक हो रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले एक्सर्शन ना करें, सीढ़ियां ना चढ़ें, घर में हल्के हल्के धीमे धीमे वॉक करके अपना स्टेमिना बढ़ाएं, पौष्टिक खाना खाएं, घर में अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करें। जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो अस्पताल द्वारा, डॉक्टर द्वारा बताई गई है उसको फॉलो करें। प्राणायाम कर सकते हैं आप सुबह सुबह उठ के, क्योंकि इससे आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि उल्टे लेट के सोना बहुत जरूरी है। उल्टे लेट के सोते हैं तो क्योंकि कोरोना जो वायरस के द्वारा जो निमोनिया हो रहा है ये पिछले हिस्से में ज्यादा हो रहा है फेफड़ों के, तो जब हम उल्टा लेटते हैं तो पिछले हिस्से में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है, इसलिए जब हम उल्टा लेटते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल तो हो सके दिन में 4 से 6 घंटा कम से कम उल्टा लेटें। 1 घंटा उल्टा लेटें, 1 घंटा सीधी करवट से लेटें, 1 घंटा लेफ्ट साइड की करवट से लेटें और 1 घंटा सीधे पीठ टेबल लेटें। ऐसे करके आप 3 साइकिल करें दिन में, तो इससे आपका ऑक्सीजन लेवल में भी इंप्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा डॉक्टर सांगी कुछ मिथ्स भी हैं जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए या फिर बातचीत के जरिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नाक में नींबू का तेल डालने से कोरोना नहीं होगा, लौंग खा लेने से नहीं होगा, और इन मिथ्स को खत्म करना कितना जरूरी है? देखिए, ये जो होते हैं जैसे स्टीम लेना, नाक में तेल डालना तो बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी हम ब्लैक फंगस से काफी जूझ रहे हैं। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कोई भी जो भगवान ने एक शरीर बनाया है उसकी नेचुरल प्रोसेस को आप उसमें इंटरफेरेंस ना करें। स्टीम लें, स्टीम में कोई बुराई नहीं है, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। लेकिन एक बार अगर आपको कोरोना हो गया तो फिर इनका कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। कोरोना का से बचाव का सिर्फ एक ही सूत्र है, एकमात्र सूत्र है, मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना और हैंड सैनिटाइज करना। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा मास्क पहनना है। बाकी आप कुछ भी ना करें, लेकिन सिर्फ मास्क पहन लेंगे तो भी आप कोरोना के विरुद्ध अपनी इस जंग को जीत सकते हैं, और नाक के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सांगी, फंगस का जिक्र आपने किया, ब्लैक फंगस से लेकर क्रीम फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, इन तमाम चीज़ों का जिक्र मिल रहा है। ये कैसे पहचाना जाए और कैसे समझा जाए कि ये फंगस का सिम्टम है? देखिए, अगर आपको आंखों के अराउंड स्वेलिंग, अगर सूजन आती है, आंखों से कम दिखने लगता है, या आंखों से दो चीजें दिख रही हैं, अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, या दांत हिलने लगे हैं, अगर आपके नाक में, अगर नाक के आसपास सूजन हो रही है, नाक में दर्द हो रहा है, अगर नाक से काले रंग का डिस्चार्ज आ रहा है, और अगर आपको एक साइड का सीवियर हेडेक हो रहा है और आप कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, तो ये ब्लैक फंगस के अर्ली वार्निंग साइंस हैं। कृपया करके इनको नेग्लेक्ट ना करें। अगर इनमें से अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ये बहुत ही घातक फंगस है। इसका मोर्टेलिटी रेट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी बहुत ज्यादा है। कम से कम 50 से 60% हमने मोर्टेलिटी इनकी देखी है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसका एकमात्र ये है बचाव, यही है कि इसको जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगी। तो ये साइंस जो मैंने आपको बताए, इनका विशेष नेग्लेक्ट ना करें। और कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस समय गर्मियों में ठंडा पानी पी सकते हैं या फिर अभी गुनगुना पानी पीते रहना है?
देखिए, ना ठंडा पानी पिए, ना गुनगुना पानी पिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए। हाँ मेरा सुझाव है सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए, ना ठंडा पिए ना गुनगुना पिए, जी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद सांघी, आपने एक एक सवाल का जवाब दिया और तथ्य और उसके साइंटिफिक पहलुओं को भी दर्शकों के सामने रखा। उम्मीद है कि इससे लोग जागरूक होंगे और कोविड से खुद का बचाव कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए, दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। फिलहाल आज की कोविड ओपीडी में इतना ही। इंडिया न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें।